नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गोठी। आज जो मुद्दा है वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा गंभीर है। कल से ही हम देख रहे हैं जिस तरह से मूसेवाला की हत्या कर दी गई निर्मम तरीके से। कितने हमलावर थे, किस तरह की जांच चल रही है, ये तो ऑब्वियसली आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन जो दो नाम इसमें किरदार उभर कर आ रहे हैं वो आ रहे हैं गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई। क्या इनका रोल है? बात करने के लिए हमारे साथ सुप्रतिम बैनर्जी हैं, सुनील मौर्य हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सुप्रतिम जी, सबसे पहले आपसे बात करते हैं। जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ, अब सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि सिक्योरिटी क्यों हटाई गई। हालांकि कुछ संख्या कम की गई थी कमांडोज की, पूरी तरह से नहीं हटाई गई, लेकिन पंजाब सरकार पर सवाल हाईकोर्ट ने खड़ा किया और ये कहा है कि ये सार्वजनिक क्यों की गई लिस्ट, इसकी ज़रूरत क्या थी? देखिए, लिस्ट क्यों सार्वजनिक की गई ये तो पंजाब सरकार बेहतर बता सकती है, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है, मुझे लगता है कि पंजाब सरकार इस मामले में क्रेडिट ये लेना चाह रही होगी कि हमने सिक्योरिटी कम कर दी और उसका खर्चा बचा लिया। पुलिस वाले जो वीआईपी, कई बार फर्जी वीआईपी भी मैं कहूँगा, उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन जैसे गंभीर पहलुओं की अनदेखी होती रहती है, तो उसकी जगह हमने पुलिस के जो फोर्स है उसको सही जगह पे शिफ्ट किया है। ये मैसेज शायद पंजाब सरकार देना चाहती होगी। हालांकि इस घटना के बाद मैं आपको बताऊं, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि 6 पुलिसमैन जो है उनके साथ तैनात थे सिद्धू मूसेवाला के साथ। इनमें से 2 पुलिस वालों की ड्यूटी उनसे हटाई गई थी, और इसलिए हटाई गई थी क्योंकि पंजाब में अभी आने वाले दिनों में कोई एक सार्वजनिक समारोह होना है बहुत बड़े लेवल पे, स्टेट लेवल पे, जिसमें इनकी डिप्लॉयमेंट होनी थी 2 पुलिस वालों की। बाकी 4 लोग अभी भी सिद्धू मूसेवाला के साथ थे, जिनमें से 2 ऑफ ड्यूटी थे, और जो 2 लोग ऑन ड्यूटी थे उन 2 लोगों को सिद्धू मूसेवाला जब रविवार को अपने घर से निकले शाम को, तो अपने साथ लेकर नहीं गए। तो जिम्मेदारी पंजाब सरकार की तो बनती है। सवाल भी उठता है कि भाई आपने हटाया तो हटाया क्यों, और हटाने के बाद बताया क्यों, लॉ एंड ऑर्डर इतना कमज़ोर क्यों। ये सारे सवाल तो अपनी जगह है, लेकिन एक सवाल ये भी है कि आखिर सिद्धू मूसेवाला ने खुद अपनी सुरक्षा की अनदेखी क्यों की। क्यों अपने बुलेट प्रूफ गाड़ी में वो नहीं गए, उनके पास एक बुलेट प्रूफ फॉर्चूनर एसयूवी है, उसमें वो नहीं गए, और अपने साथ जो सिक्योरिटी गार्ड्स है पुलिस की तरफ से मिले वो उसको भी वो लेकर नहीं गए। हाँ, उन्होंने अपनी लोडेड पिस्टल जो है अपनी थार एसयूवी में ज़रूर रखी थी, लेकिन सिर्फ एक पिस्टल के भरोसे चला जाना, और वो भी जो इतने खतरे में हो, जिसको लगातार दुर्दांत गैंगस्टर धमका रहे हों, मुझे लगता है कि उन्होंने खुद भी अपनी सुरक्षा के साथ समझौता किया। ये आप मानते सुनील भाई, जिस तरह से पूरी घटना हुई, कहीं ना कहीं सुरक्षा में तो ऑब्वियसली उसने, ये कहा जाए कि अपनी जो कमांडोज थे वो उनको वहाँ छोड़ दिया। खुद जो है वो गाड़ी वो लेकर नहीं गए, बुलेट प्रूफ गाड़ी, जैसे खुद सुप्रतिम भाई भी बता रहे थे। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी मुखबरी भी हुई इस पूरे मामले में जब वो निकले, या ये कहा जाए कि हमलावर वहाँ बैठे थे, जो संभव नहीं है? इसका मतलब जब वो निकले किसी ने बताया कि वो निकल गए हैं और अब हमले का सही वक्त है। बिल्कुल, ये देखिए जो सवाल अभी सुप्रीम सर ने भी कहा, आप भी कह रहे हैं, बिल्कुल वही है कि जब सुरक्षा जब हटाई गई, मतलब या फिर कम की गई, तो जैसा कि बताया गया, सार्वजनिक आपने कहा कि लिस्ट कर दी गई, ये सारी चीज़ें हैं, तो ऐसे में सचेत रहने की और ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन वहीं पे ये चीज़ें हुई कि भाई अगर हम जा रहे हैं कहीं पे, तो हम सुरक्षा भी नहीं ले रहे हैं और बुलेट प्रूफ गाड़ी भी नहीं ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इस तरह की लापरवाही के बाद होता क्या है कि मुखबिरी, तीसरी चीज़ मुखबिरी। अब ऐसे में अगर मुखबिरी हो जाए तो सोचिए घटना होना तो लाजमी है, और यही हुआ भी। और जैसा आपने देखा कि बुलेरो गाड़ी जहाँ पे घटना हुई है वहाँ से पहले से वहाँ पे अलर्ट थी, यानी वो अगर कोई घर से निकल रहा है और वहाँ पे ऑलरेडी कोई बदमाश है, या मतलब जो सुपारी किलर हैं या जो भी हैं वहाँ पे खड़े हैं, इसका मतलब सीधी सी बात है कि मुखबिरी तो हुई है, और मुखबिरी वहीं से हुई है जहाँ से वो घर से निकले हैं। अब ये लोग कौन था, कैसे मुखबिरी हुई, और जाहिर सी बात है जब 2 गैंग, जैसा इसमें चल रहा है कि 2 गैंग, लॉरेंस बिश्नोई का एक अलग एक जो विरोधी गैंग है जिसके बारे में देवेंद्र बम्बैया का एक नाम आ रहा है, एक गैंग का बात आ रही है, तो वो भी कुछ सिंगर को सपोर्ट करता है वो गैंग, और ये गैंग भी कुछ सिंगर को सपोर्ट करता है। तो अभी एक सिंगर का भी नाम आ रहा है कि जिनके मैनेजर की बात आ रही है। तो जो दूसरा गैंग है वो कहीं ना कहीं वो अपना तिकड़म लगा के बैठा है कि भाई जैसे ही मौका मिला हम करेंगे, और एक दिन पहले ही सुरक्षा हटाई गई और उसके बाद लापरवाही। तो ये सारी चीज़ें तो मिला के कहते हैं कि मुखबिरी बहुत तगड़ी हुई है। इसमें 2 सवाल और हैं बनर्जी भाई। इसमें एक, मैं कल नेता की बात सुन रहा था, सिरसा, जो ये कह रहे थे कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री है उनके साथ 12 लैंड क्रूज़र गाड़ी चलती है, 50 से ज़्यादा स्कॉर्पियो चलती है,
मतलब 50-100 से ज़्यादा कमांडोज हैं, तो इतनी सिक्योरिटी पर खर्चा पंजाब सरकार कर रही है, तो अगर एक की आपने 2 हटा दिए, 3 हटा दिए, ज़रूरत क्या थी आपको? क्या सरकार, मतलब एक तरह से कहा जाए पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो रही है। चिराग, सिर्फ सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी नहीं हटाई गई, जहाँ तक मेरी जानकारी है हाँ सैकड़ों वीआईपीज वीवीआईपीज की सिक्योरिटी हटाई गई और ये एक एक्सटेंसिव एक्सरसाइज था। और देखिए, अब ये हादसा हो गया, ये दुर्घटना हो गई तो लोग सरकार की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि सिक्योरिटी के नाम पर हमारे जो पुलिस के रिसोर्सेज हैं उसका भी इस देश में बहुत ज़्यादा दुरुपयोग होता रहा जैसे है। खुद मंत्री भी बता रहे हैं, बिल्कुल, नेता बता रहे हैं बिल्कुल। कि 12 लैंड क्रूजर कार चलती है, और हमने कई बार काफिला भी देखा देखिए, है। लेकिन लैंड क्रूजर कार क्या सरकार के पैसे से चल रही है, ये देखने वाली बात है। सिक्योरिटी जो है उसमें बहुत, अब पर्सनल सिक्योरिटी है या सरकारी सिक्योरिटी है, जहां तक सरकारी है वो सारी, वो सीएम की सिक्योरिटी है तो वहां सरकारी होगी, लेकिन उसका एक प्रोटोकॉल होता है। देखिए, पंजाब जो है टेरर इफेक्टेड स्टेट रहा है, अब तो नहीं है, लेकिन वहाँ एक व्यवस्था बनी हुई है। वहाँ की पुलिसिंग की व्यवस्था दूसरे राज्यों की पुलिसिंग से बिल्कुल अलग है, तो वहाँ हाई सिक्योरिटी हमेशा मेंटेन की जाती है। और दूसरा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हों, पॉप सिंगर हो, या फिर पंजाब का एक ग्रामीण किसान हो, वहाँ शोशेबाजी बहुत ज़्यादा है। और ये बात पंजाब के लोग भी स्वीकार करते हैं, मतलब उनको शायद बहुत जमता ना भी हो, लेकिन वो स्वीकार करते हैं। और इसके पीछे जो चकाचौंध है वो वेस्टर्न कंट्रीज की आपने है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात बोली, क्योंकि मैं खुद, मेरे पंजाब में कई रिलेटिव रहते हैं और वहाँ पर हमने देखा है कि वो ज़्यादातर हर किसी के घर से कोई ना कोई विदेश में है, बिल्कुल, और कोई ना कोई, ये कहा जाए कि नौकरी कर रहा है या वहाँ व्यवसाय कर रहा है, और फैमिली का आना जाना रहता है बहुत, कनाडा और दूसरी कंट्रीज़ में। मुझे एक चीज़ और बताइए, इसको हम क्या उस मामले से नहीं जोड़ सकते कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी सिंगर के आगे वो बढ़ रहा है, उसका एक तरह से कहा जाए कद गिराने के लिए या उसको ध्वस्त करने के लिए भी ये काम किया गया हो, रादर देन अभी तो एक थ्योरी चल रही है लॉरेंस बिश्नोई वाली। देखिए, मुझे लगता है ये ओपन एंड शट केस है, क्योंकि जिन्होंने गोली चलाई है या जिस तरह से हत्या की गई है वो कोई मामूली छुटभइये बदमाशों का काम नहीं हो सकता। हाई प्रोफाइल, बहुत प्रोफेशनल मैनर में ये मर्डर हुआ है, और इस तरह का मर्डर जो है प्रोफेशनल गैंगस्टर ही कर सकते हैं, जिन्होंने खुद सामने आकर जिम्मेदारी ली है, जवाबदेही अपनी ली है, और उन्होंने इंटेंशन भी बताया है, मोटिव भी बताया है कि क्यों मारा हमने। जैसे आप भी बता रहे थे, सुनील बता रहे थे, दविंदर बम्बिहा गुट के साथ जो है सिद्धू मूसेवाला का लगाव या झुकाव रहा है, ये एक प्रूवन फैक्ट है पहले से। और लॉरेंस, इसके पीछे क्या वजह, क्यों रहा है, क्या कोई? बिल्कुल, देखिए, एक सिद्धू मूसेवाला ने बहुत पहले एक गाना भी गाया था जिसमें बम्बिहा शब्द का इस्तेमाल करते हुए उसका गुणगान उसने किया था। सिद्धू मूसेवाला के बारे में ये कहा जाता है कि उसने, इल्ज़ाम है कि उसने गन कल्चर को पंजाब में बढ़ावा दिया। ऐसे पंजाब में ज़्यादातर पॉप सिंगर्स के साथ यही है, चाहे बब्बू मान हो या दूसरे लोग हों, है ना, वो कब्जा लेना और जट आज खून की होली खेलेंगे, बंदूक लहराना, इस तरह की चीज़ें जो है वो पिक्चराइज की जाती रही हैं। तो इनका गन गोलियों के साथ बड़ा नज़दीकी ताल्लुकात और रिश्ता रहता है। तो अब जब गन गोली से रिश्ता होगा तो गैंगस्टर से भी होगा। तो बम्बिहा के साथ सिद्धू मूसेवाला की नज़दीकी बताई जाती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि क्राइम में इन्वॉल्व था, लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर ज़रूर था। और दूसरी तरफ हुआ ये, आपने चूंकि सवाल पूछ लिया तो मैं उसका जवाब दे देना चाहता हूँ। बहुत सारे दर्शक जो पहली मर्तबा शायद इस टॉपिक से रूबरू हो रहे होंगे, उनके लिए भी ये जानना ज़रूरी है। दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई है, एक दूसरा गैंगस्टर जो तिहाड़ जेल में बंद है। लॉरेंस बिश्नोई का एक साथी है जिसका नाम है गोल्डी बराड़, ये कनाडा में है, ये भी गैंगस्टर है। गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई का एक दायां हाथ था जिसकी हत्या हुई थी मोहाली में, जिसका नाम था मिद्दू खेड़ा, विक्की मिद्दू खेड़ा। अब विक्की मिद्दू खेड़ा की जब हत्या हुई तो हत्या में नाम निकलकर सामने आया सिद्धू मूसेवाला का जो मैनेजर है उसका, जिसका नाम है शगनप्रीत। शगनप्रीत का नाम निकलकर सामने आने के बाद, इससे पहले कि गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई शगनप्रीत से निपटते, शगनप्रीत फुर हो गया, वो भाग गया ऑस्ट्रेलिया, और उसको ऑस्ट्रेलिया भगाने में रोल रहा सिद्धू मूसेवाला का, ऐसा कहा जाता है। इसके बाद ये जो दोनों गैंगस्टर हैं, लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़, इन्होंने सिद्धू मूसेवाला से जानी दुश्मनी कर ली और सिद्धू मूसेवाला को बाकायदा धमकाया। फ़ोन किया लॉरेंस बिश्नोई ने, कहा कि तुमको देख लेंगे, तुमने गलत किया। और आपको पता है सिद्धू मूसेवाला ने क्या कहा? बोला कि मैं हमेशा अपनी गन लोड करके रखता हूँ, जो करना है कर ले। और यही शायद इसका नतीजा रहा कि वो इतने ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे कि वो इस तरह से चले गए बिना अब बुलेट प्रूफ गाड़ी लिए और ये तमाम चीज़ें देखा। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जिसे कहते हैं ना कि एक डेयर डेविल वाला एटीट्यूड है ना, अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा सचेत न होना। हालांकि देखिए, वो दिवंगत आत्मा है, हम उनके बारे में कोई ऐसी आलोचनात्मक बात नहीं करना चाहते, लेकिन ये सही है कि उन्होंने अपनी सुरक्षा की अनदेखी की। अगर वो थोड़ा और सजग सतर्क रहते तो शायद ऐसी घटना नहीं होती। पॉलिटिकल डिस्कशन तो खूब चल रही है, बीजेपी
आम आदमी पार्टी पर तमाम सवाल खड़े कर रही है, कह रही है कि इनएक्सपीरियंस सरकार है, ऐसी सरकार है जिसको पंजाब चलाना ही नहीं आ रहा है, वो इस तरह की हरकतें करी। सुनील भाई, आपने लॉरेंस बिश्नोई पर बड़ी रिसर्च करी है, स्टोरीज भी लिखी हैं। ये अजीब एक गैंगस्टर है जो एक कॉलेज में पढ़ता था और वहाँ एक गुट बनाया और उसके बाद इसका इतना नाम हो रहा है। ये क्या मीडिया ग्लेयर है कि इसका इतना नाम हो गया, या एक्चुअल में इसने इतने काम भी किए? एक होता है कि आपने थोड़ा सा काम किया, आपका नाम ज़्यादा हो गया, एक होता है कि आपने इतने काम किए, कई बार आपका नाम भी नहीं होता। तो ये है क्या लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार, और अब क्यों पंजाब में इनको लेकर जब भी कोई घटना हो रही है, बड़ी घटना हो रही है, या तो इनका नाम आता है या वो एक रंधावा जो पिछली बार हमने जब देखा ब्लास्ट में, एक उसका नाम सामने आया। तो क्या है इनके? देखिए, ये जो लॉरेंस बिश्नोई है, ये जब चंडीगढ़ में जब पढ़ाई करता था कॉलेज के दिनों में, तो उस समय एक छोटा सा मतलब नेता हुआ करता था। और उसी दौरान जब चुनाव, अब हमेशा देखते हैं कि कहीं भी यूनिवर्सिटी के चुनाव होते हैं तो छोटे मोटे लड़ाइयाँ होती हैं, तो उसी दौरान एक दूसरा गैंग था, उसी के बीच में चुनाव के दौरान ये हार गया। ठीक है, तो जो जीते हुए थे उनसे इसकी टसन बनी रहती थी। इसकी एक हमेशा से एक आदत रही है कि ये किसी की बात नहीं सुनता और अपनी जीत को मानने के लिए मतलब कभी अपनी हार नहीं स्वीकार कर सकता है किसी भी कीमत पे। इसकी बचपन से जिद रही है। पहले ये खेलने का बहुत बड़ा अच्छा खिलाड़ी रहा है ये। फिर जब कॉलेज में आया, जब ये चुनाव हार गया, तो दूसरी टीम वालों ने इसके साथ थोड़ा सा बदसलूकी कर दी, ये तो हार गया। फिर इसने क्या करा कि जब उसको मारा पीटा, वो चला गया किसी गैंग के पास, तो इसे लगा कि नहीं, ये होती है गैंग। फिर इसने कहा कि जब वो गैंग के पास जा सकता है तो मैं भी जाऊंगा गैंग के पास। ये जाता है, फिर उस एक और गैंगस्टर का नाम है जिसका नाम भगवानपुरिया, ठीक है, जग्गू भगवानपुरिया, उसके पास संपर्क में जाता है। और ये जग्गू के जरिए ही फिर ये जाता है, गैंगस्टर बनता है। उसे लगता है कि नहीं, अब फिर ये गोली मारते हैं, फिर एक का मर्डर हो जाता है, फिर ये जेल जाता है, जेल से आता है। और एक बार आप जानते हैं कि जब जेल में एक बार जो चला गया, तो उसके पास दाव पेश के पास उसके पास कमी नहीं रहती है। उसे पता चल गया कि हमें कब किसको कैसे गोली मारनी है, कहाँ मारनी है। और फिर ये सबसे, आज की डेट में ये सबसे युवा, सबसे स्मार्ट एक तरह से गैंगस्टर देखा जाए। और इसके नाम पे 150 से ज़्यादा फेसबुक पेजेज है। और इसे चलाने वाले कोई और नहीं, युवा है, जो आज की डेट में टशन में जीना चाहते हैं, जरा सी बात पे लड़ने को तैयार हो जाते हैं। तो उसकी टशन, उसके वीडियो जितने सोशल मीडिया पे वायरल हैं लॉरेंस बिश्नोई के, उसमें देखेंगे तो आप, वो खुद को भगत सिंह का भक्त बताता है। जेल के भी उसके पोस्टर्स हैं, जेल में वो जिम कर रहा है, उसके फ़ोटो वीडियो खुद अपने फ़ोन से बना रहा है। तो ऐसी सारी चीज़ें, तो ऐसा लगता है जो युवा हैं वो देख के समझते हैं कि अरे यार, ये जब जेल में फ़ोन लेके जा सकता है और फिर फ़ोन पे सब कुछ कर सकता है जेल में बंद, तो इसकी कितनी टशन है। बस वही चीज़ को लेकर के आज उसका इतना नाम है कि उसके पीछे आज सैकड़ों युवा ऐसे हैं कि केवल एक मैसेज आए कि इसको मारना है, वो मतलब मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। क्या ऐसा ही है कि सिर्फ एक मैसेज है और मरने मारने को तैयार होता है? क्योंकि इसके पीछे जान उनकी भी खतरे में रहती है, और प्लस इससे उनको फ़ायदा क्या हो रहा है ऐसे गैंगस्टर से? सुप्रतिम भाई, मैं जानना चाहता हूँ। दूसरा, ये जेल में जो कल्चर चल रहा है, हम सैकड़ों कब से सुनते आ रहे हैं ये सब चीज़ें, ये क्या वाकई थमेगा कभी, या प्रशासन को सारी चीज़ें पता है, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती? देखिए चिराग, आपने 2 सवाल पूछा है, दोनों सवालों का कैटेगरिकली जवाब देना चाहता हूँ। क्राइम एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसी चीज़ है जिसके तरफ लोगों का आकर्षण रहता है, चाहे वो जानने समझने के तौर पर हो या क्राइम कमिट करने के तौर पर हो। असल में मानव स्वभाव है, इस दुनिया में जो भी चीज़ें निषिद्ध हैं, जिन चीज़ों पर पाबंदी है, उसको लेकर इंसान बहुत क्यूरियस रहता है। और ख़ासकर नौजवान जब फिल्मों में, और जिस तरह से ये पंजाबी पॉप गाने हुए और दूसरे एल्बम्स हुए, उसमें जब नौजवान देखते हैं कि हमारा हीरो जो है वो गन लेकर गोलियां चला रहा है, किसी को अगवा कर ले रहा है, कब्ज़ा लेने जा रहा है, खून की होली खेलने की बात कर रहा है, तो लोगों को लगता है कि यार हम भी इस तरह से दबंग बनेंगे। फिर वो जो नौजवान हैं वो उसके कॉन्सिक्वेंसेज यानी अंजाम के बारे में नहीं सोचते कि मुझे गोली भी लग सकती है, मेरी हत्या भी हो सकती है, मैं जेल भी जा सकता हूं, मेरे मम्मी पापा बहन का क्या होगा, वो ये नहीं सोचते। फिर वो पागल हो जाते, एक तरह से अंधी दौड़ शुरू होती है। और बहुत सारे नौजवान, आप कहें कि जो लड़कपन वाला एज होता है, 16, 17, 18, 19, 20, इस एज ग्रुप में बहुत सारे नौजवान ऐसे गैंगस्टर की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। और चाहे अनचाहे, उनकी मजबूरी नहीं है, लेकिन चाहे अनचाहे वो गैंगवार में और गैंगस्टरों के साथ घुस जाते हैं। मैं तो सिद्धू मूसेवाला का ही उदाहरण देना चाहूँगा। इसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लुधियाना से इसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, कनाडा में सेटल हुआ, वहाँ घर है, किसान परिवार है, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। क्या ज़रूरत थी दविंदर बम्बिहा जैसे लोगों के पास आने की? क्या ज़रूरत थी उसको अपने उस मैनेजर को सपोर्ट करने की जिस मैनेजर ने किसी के मर्डर के मामले में सो कॉल्ड तरीके से रेकी की? या क्या ज़रूरत थी लॉरेंस बिश्नोई को पलट कर जवाब देने की कि मैं भी तुझे देख लूँगा, मेरे पास लोडेड गन रखा हुआ है? तो ये ना एक अंधी दौड़ है जिसमें इंसान जब एक बार कूद पड़ता है इस कुएं में तो फिर उससे बाहर नहीं निकल पाता। दूसरा सवाल, ये जिस तरह से जेल में जेल वाली बात, ये क्या है?
देखिए, इसमें कोई नई बात नहीं है। हमारे यहाँ जेलों की सुरक्षा जो है वो भगवान भरोसे है। ऊपर से सारी चीज़ें आपको बहुत स्ट्रिक्ट नज़र आएगी। आप कभी जेल में किसी से मिलने जाइए, आपके हाथ में बाकायदा एक स्टैंप लगा वो दिया इतनी जाएगा, सिक्योरिटी होती है कि है ना? आपको लगता है कि हाँ, बस पूरी जामा तलाशी होगी, आपको देख कर मोबाइल लगेगा नहीं लेके यहाँ तो जाने कुछ भी दिया नहीं हो जाएगा। सकता। लेकिन जेल में ये हकीकत है कि सारे बड़े गैंगस्टर्स के पास मोबाइल फ़ोन से लेकर तमाम ऐशो आराम की चीज़ें मौजूद हैं। और जो गैंगस्टर नहीं भी हैं, अगर जेब गर्म है तो उसके पास सब कुछ है। आप सुकेश चंद्रशेखर का मामला लीजिए, जो 200 करोड़ की ठगी के मामले में गिरफ्तार वो हुआ तो था वहीं और से तिहाड़ प्लानिंग जेल में करता था, रहा था। वो वहीं से प्लानिंग करता था। आपको एक बात बताऊं, ये जानकारी अभी बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। उसके पास एक BMW गाड़ी जेल में रहती थी, जिस पर जेल का सरकारी स्टिकर लगा हुआ था। वो मतलब जेल वालों को गिफ्ट कर दी थी भाई। नहीं, वो उसी की गाड़ी थी, जेल का सरकारी स्टिकर लगा हुआ था। और इस गाड़ी में बैठकर उसकी सहेलियां, उसके मॉडल मित्र, हीरोइन, ये सारे जो है जेल में उससे मिलने आते थे। तो पैसे का कितना बड़ा रोल है। क्वालिटी टाइम कोट अनकोट गुजारते थे और फिर वो वहाँ से चले जाते थे। आप सोचिए कि पैसे का और दबंगई का कैसा बोलबाला है। और मैं तो कहूँगा कि इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए हमारी जेल की व्यवस्था जो है, उसके जो जिम्मेदार लोग हैं उनको आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि क्या वो इस तरह की सिक्योरिटी दे रहे हैं कि गैंगवार जो है वो जेल से बैठ कर चल रहा है, यहाँ से कनाडा से वर्चुअल टेलीफोनी के जरिए बात हो रहे हैं। फिर एक चीज़, एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो जेल वाली बात है, एक मेरे बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर है IPS, उन्होंने एक बड़ी बात कही कि अगर जेल में अगर फ़ोन का ले जाना, अगर सरकार चाहती है कि देश से क्राइम कम करे, तो पहले फ़ोन पे चीज़ों पे बैन लगा दे एकदम स्ट्रिक्टली, और उसके लिए ऐसी व्यवस्था कर दे तो कम से कम 80% जो बड़े क्राइम, जो मतलब जिसको हम संगठित क्राइम बोलते हैं, वो चीज़ कम हो जाएगी। वाकई ये सच बात है। नीरज भवानिया का आपने दोस्तों नाम सुना होगा, आपने लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुन रहे हैं अब लगातार। दोनों ही जेल में बंद है और सैकड़ों केस रजिस्टर्ड हुए इनके खिलाफ, ये कहते हुए कि इन्होंने जेल से प्लानिंग की। तो क्या बिकरू कांड, जो हमारे दर्शक कई कहते हैं, बिकरू कांड हो जाना चाहिए? अब देखिए, अब हो जाना चाहिए, नहीं हो जाना चाहिए, ये तो सब कुछ नहीं, सिस्टम कानून पे की बात अलग है, लेकिन ये बदमाश को ये जो एजेंसीज हैं बनर्जी भाई क्यों पाल रही हैं? देखिए, अब आपने जो सवाल पूछा है ना, इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि अगर तो ऐसे हालात पैदा होते हैं कि बदमाश कभी पुलिस वालों पर हमला करते हैं, पुलिस वालों की तब जान तो हो पर जाएगा। खतरा होता है, तब तो पुलिस वाले भी काउंटर अटैक करते हैं। लेकिन अगर पुलिस वाले कोई गैंगस्टर ही चाहे क्यों ना हो, अगर उसका कोल्ड ब्लडेड तरीके से ठंडे दिमाग से मर्डर करते हैं और उसको एनकाउंटर का जामा पहनाने की कोशिश करते हैं, तो इसको सही नहीं ठहराया जा सकता मेरे हिसाब से। उसकी सीधी सी वजह यह है दोस्त, क्योंकि हमारा देश जो है एक लीगल सिस्टम से चलता है। इस तरह से अगर हाथों हाथ इंसाफ करने लगेंगे तो ये इंसाफ कम, नाइंसाफ़ी ज़्यादा हो। पुलिस वाले अक्सर ही कहते हैं कि बदमाश ने बदमाश को मारा है तो अच्छा है, हमारी टेंशन कम हो रही है। मतलब पुलिस कहती है हमारी टेंशन कम होती है, हमें मारना था, इन्होंने खुद ही काम कर दिया। लेकिन जब वो आम आदमी को निशाना बनाने लग जाते हैं, तब ये बहुत ही ज़्यादा सोचने की बात होती है। सुनील भाई, बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं इसमें पुलिस का ही इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि कमी कहाँ पे है? सिस्टम में। और सिस्टम कौन चला रहा है? पुलिस। तो जो तिहाड़ जेल में, अब देखिए कि जो लॉरेंस बिश्नोई, वो तो सुरक्षित है। अब हमला किस पे हो रहा है? सिद्धू मूसेवाला पे। वो जेल से बाहर है, मतलब वो बाहर है, बाहरी दुनिया में है, तो उन्हीं को खतरा ज़्यादा है, इसे तो कोई खतरा नहीं है। और दूसरी बात कि वो अगर एक्सेप्ट भी कर रहा है, चाहे कबूलनामा कर रहा है किसी भी तरीके से फेसबुक पे कि हाँ मैंने हत्या करवाई, लेकिन क्या प्रूफ है? कोई सबूत ही नहीं है। तो वही जो फिल्म आई थी अदालत, आपने वो अमिताभ बच्चन की देखी होगी, जेल में बंद है तो कत्ल कैसे करा सकता है? ये तो सवाल ही नहीं है। अंधा कानून। वो इन बातों से मुकर जाएगा। अभी फेसबुक पर बेशक वो ओन कर रहा हो, वो कहेगा मुझे नहीं पता किसने ओन कर दिया मेरा, और अगर और जेल से कैसे कर सकते हैं, वो तो ये सवाल करेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस मामले में उसकी मदद जेल वाले भी करेंगे, क्योंकि अगर जेल वाले उसकी मदद नहीं करेंगे तो जेल वाले भी फंसेंगे। तो जब सरकारी महकमा ही फंसने लगेगा तो सरकारी महकमा उसको बचने के लिए रास्ते भी मुहैया कराएगा। तो कुल मिलाकर ये पूरा सिस्टम है, जो सरकारी महकमे तो इसमें है ही। मैं इसके साथ ही जो है बहुत इज़्ज़त और एहतराम के साथ इंडियन जुडिशरी का भी जिक्र करना चाहूँगा। मुझे लगता है कि हमारा लीगल सिस्टम जो है वो इतना कमज़ोर है, या कह लें कि वक्त पर सुनवाई नहीं होती। बहुत संगीन अपराध के जो गुनहगार होते हैं उनको आसानी से ज़मानत भी मिल जाती है, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएँ होती हैं। आपने देखा होगा दसियों कत्ल के इल्ज़ाम हैं, लेकिन ये ज़मानत पर छूट कर बाहर भी आते हैं, ये गोलियां भी चलाते हैं, फिर अंदर चले जाते हैं। जेल आना जाना इनके लिए मजाक बन चुका है। तो जुडिशरी को भी सोचना होगा और पुलिस को भी सोचना होगा, जो इन्वेस्टिगेट करके चार्जशीट दाखिल करती है। कोर्ट, देखिए बहुत सारी चीज़ें ना जज के विवेक पर निर्भर करती है। एक इनपुट आपको मिला, जज ने उसको देखा,
लोअर कोर्ट से जो चीज़ें किसी को बरी कर दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट उसी या हाई कोर्ट उसी सबूतों के आधार पर किसी को सज़ा दे देता है। तो इसमें बड़ी जैसे कहते हैं ना कि आउटलुक या दृष्टिकोण की भी बड़ी बात है। तो खासकर इस तरह के जो गुनहगार होते हैं, जो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, उनको अंदर रखने और उनको कड़ी सज़ा दिलाने के मामले में फांसी होनी चाहिए, मतलब आपका कहना है? नहीं, अगर भाई अगर हत्या कर रहा है किसी की और सीरीज ऑफ हत्या कर रहा है, बिल्कुल सीरियल किलर अगर बन गया तो फांसी होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। मैं मतलब और जल्दी एग्जीक्यूट होनी चाहिए। जल्दी होना चाहिए, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल इस बात से सहमत है, लेकिन वहाँ पे वही सिस्टम की दिक्कत आती है। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं कि जो कोर्ट में चीज़ें जाती हैं, ऐसे हम देखते हैं कि यहाँ हत्या का केस हुआ, इन्हें दिन दहाड़े एक मर्डर किया, लेकिन जब कोर्ट में वो चीज़ें जाती हैं तो सबूत नहीं मिलते हैं। कई वहाँ बार पे ऐसा कोई भी ऐसी होता है, चीज़ें आप सही होती कह हैं, रहे हो, बिल्कुल वो चीज़ें नहीं दिखाई जाती हैं, और पुलिस के पास कई बार एक आईओ है, उसके पास 10 केसेस हैं, वो ऐसी लिखा पढ़ी करेगा, इतना कमज़ोर करेगा कि वो चीज़ें सामने होते हुए भी जज के पास वो चीज़ें नहीं जाती हैं, और जज सबूतों के अभाव में उसे बरी कर देता है या फिर जमानत दे देता है। तो कहीं ना कहीं ये सारा कुछ कुल मिला के सब कुछ सिस्टम का है। इसको एक प्रायोरिटी बनानी चाहिए कि इस तरह के केसेस हैं तो इस तरह के आईओ जांच करें और उनको सजा दिलाएं, क्योंकि जब तक सजा नहीं मिलेगी ना, तब तक ये चीज़ों पे कभी रोक नहीं इसमें एक पक्ष और भी है जो मुझे समझ में आ रहा है कि इसमें कई बार ऐसा होता है कि कोई भी ब्लास्ट हो किसी भी राज्य में, सरकार घूम फिर कर वो 4 लोगों पर ही आरोप लगाती है। ये बहुत बड़ा एक फैशन सा बन गया है और बाद में कोर्ट में इस तरह के केस ध्वस्त होते हैं। मैं इस केस की बात नहीं कर रहा पर्टिकुलर कि इसमें रोल नहीं है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन हमने अक्सर देखा है कई ऐसे केसेस भी है कि अगर एक आरोपी है, ठीक है इसी ने किया होगा, देखिए मतलब पुलिस को शक तो होता ही है, क्योंकि जो पुराने बदमाश होते हैं, जो हिस्ट्री शीटर होते हैं, उनका नाम बार बार जुर्म की वारदातों में सामने आता है। लेकिन शक होना और किसी को पकड़ के अंदर कर देना या कोई एविडेंस होना, इसमें बहुत फ़र्क है। अगर पुलिस कोई केस बनाती है और बगैर एविडेंस के बनाती है तो वो केस जो है कोर्ट में स्टैंड नहीं कर सकता। और अगर एविडेंस है तो चाहे एक आदमी 10 बार ही क्यों ना हो, 10 के बाद अगर 12वीं बार भी अगर वो जुर्म कर रहा है तो उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल होनी चाहिए। तो मतलब कुल मिलाकर इस तरह के केसेस में तुरंत न्याय की ज़रूरत है, जल्द से जल्द न्याय मिले। और अगर ऐसे शख्स ने ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं गलत काम किया है, सीरीज ऑफ मर्डर में इन्वॉल्व है, तो बहुत जल्दी फास्ट ट्रैक उसको सज़ा मिले और इम्प्लीमेंट हो। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात कही। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।